Good morning, students. I am Dr. Sanjam Chopra, and today I'll try to master you in the chapter breathing and exchange of gases. बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और उन बच्चों के लिए रिवार्डिंग है जो कंसेप्ट से काम करते हैं, बट जो क्रैम करने की कोशिश करते हैं उनको इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. देखिए, आपने इस वीडियो लेक्चर में मेरा एक एफर्ट है कि मैं आपके कंसेप्ट्स पे काम करूं. आपको ढेरों कंसेप्ट दूंगी ऑन स्क्रीन, तो आपके लिए मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं, बट आई प्रॉमिस दैट मेरी हर लाइन पे आपको एमसीक्यू मिलेगा. बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस, और कोशिश करूंगी आपको कंसेप्ट्स बना दूं और आपको लर्न भी करा दूं. बस आप ध्यान से सुनिएगा. अरे, इस चैप्टर में एक तो ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ 2 या 3 मिनट में पढ़ा जाता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में, बट वो पढ़ के हम फिंगर्स पे 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. विश्वास नहीं होता है तो चलिए देखते. एक काम कीजिए, होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम. अनकंफर्टेबल हुए? ये इसलिए बिकॉज आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा है और आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन योर बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग. एज पर एनसीईआरटी, ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब ऐसा तो कोई ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता जिसमें ब्रीदिंग ना हो, बट ऐसा जरूर हो सकता है जिसमें ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म ना हो. एक काम करती हूँ, आपको एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा के पहले 10 फाइलम भी याद करा देती हूँ और उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी याद करा देती हूँ. देखिए, उसमें एनिमेलिया में भी आपको हेल्प मिलेगी. आप जानते हो नॉन कॉर्डेटा के जो 10 फाइलम्स हैं वो कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमेटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस. देन यू हैव एनालिडा. एनालिडा के बाद आपके पास आता है आर्थ्रोपोडा, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम. देन मोलस्का, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा. तो इस तरह से आपके पास ये 10 फाइलम्स हैं. इन 10 फाइलम में ऐसे याद करना, पहले 5 फाइलम में कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है. यहाँ एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. दिमाग पे छापते जाओ. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड नेमेटीहेल्मिन्थिस. आप इसको ना नेमेटीहेल्मिन्थिस भी कह सकते हैं. इनमें डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. हो गया याद? अब सुनिए, एनालिडा जिसकी एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है जो स्किन के थ्रू है. मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. यहां से एक टर्म भी मिल गया. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. आर्थ्रोपोडा बहुत ही बड़ा फाइलम है, आपको पता है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम. और इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बहुत तरह के क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अब जैसे आपको बताती हूँ, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया है, स्पाइडर स्कॉर्पियन में बुक लंग्स हैं, लिमुलस में बुक गिल्स हैं, और क्रस्टेशियन में गिल्स हैं. फिर से सुन लो, क्रस्टेशियंस में गिल्स हैं, याद कर लेना. अच्छा बच्चों, एक बात बताती हूँ, जब हम कई बार स्टेटमेंट बनाते हैं और बड़ी क्लोज चॉइस होती है जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, यहाँ एक वो डेवलप हो सकती है, वो क्रिएट की जा सकती है. आपको बताऊं, आर्थ्रोपोडा में लंग्स नहीं होते. बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, बट लंग्स नहीं होते. तो याद रखिएगा. मलस्का में फैदर लाइक गिल्स हैं, उन्हें टिनिडिया कहते हैं. कुछ मलस्कन्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें इनवर्टिब्रेट लंग्स भी मिल सकते हैं. क्या मिल सकते हैं? इनवर्टिब्रेट लंग्स. तो मलस्का में वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि दे हैव गिल्स, और मलस्का के फैदर लाइक गिल्स को टिनिडिया भी कहते हैं. बट कुछ मलस्कन में हमारे पास इनवर्टिब्रेट लंग्स हो सकते हैं. पल्मरी सैक्स बोल दो, इनवर्टिब्रेट लंग्स बोल दो, और याद भी कर लो. ये टेरेस्ट्रियल मलस्का की बात है. फिर आए अकाइनोडर्म्स, इनमें ट्यूब फीट है. हेमिकॉर्डेटा, इसमें गिल्स हैं. सो दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अब अगर हम फाइलम कॉर्डेटा पे आते हैं तो इसमें सबसे पहले फिश, और फिशेस में गिल्स. और रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स हम इसे कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. बोलो मेरे पीछे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. देखो, एक बात है, मैं आपको सुन तो नहीं सकती, बट आप मेरे साथ बोलिए. आसपास कोई बैठा है तो भगा दो उसको, और पूरा फोकस करके ध्यान से सुनो, एज इफ हम पर्सनली आपकी क्लास ले रहे हैं. तो फिशेस में होती हैं गिल्स, इसे कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. एम्फीबियंस में भी डाइवर्स ऑर्गन्स हैं, और इसको याद करने के लिए मैं आपको फ्रॉग की एग्जांपल देती हूँ.
देखो याद करो, टैडपोल ऑफ द फ्रॉग उसमें होते हैं गिल्स, जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होता है, स्किन भी होता है। एडल्ट फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होता है, बक्कोफ्रेंजियल लाइनिंग भी होता है, गिल्स नहीं होते। रहेगा याद ना, टैडपोल में गिल्स होते हैं, एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होते। तो ये जो एडल्ट फ्रॉग है, ये जब पानी में होता है उस टाइम पे इसके पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। बट जब ये आपका यही एडल्ट फ्रॉग लैंड में है, लैंड पे है, तो उस टाइम पे इसके पास लंग्स भी होते हैं, बक्कोफ्रेंजियल लाइनिंग से भी रेस्पिरेशन होती है और स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है। ये लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था, हो गया याद? नो कन्फ्यूजन्स। टैडपोल में गिल्स, जब फ्रॉग पानी में है तो स्किन, खाएगा पिएगा तो भी स्किन। बट अदरवाइज फ्रॉग में जब वो लैंड पे है और वो खा पी नहीं रहा, तो उस टाइम पे उसमें लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होता है और बक्कोफ्रेंजियल लाइनिंग भी होता है। अच्छा जी, ये तीनों तो आपको क्लियर होना चाहिए। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। बोलो कैसी रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी। बेटा बर्ड्स के लंग्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, उनके साथ एयर सैक्स होते हैं। जब बर्ड्स बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हैं तो ये एयर सैक्स उन्हें हमेशा फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और हम सब की रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मेन तो ये चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बट ये एनिमेलिया में आपको हेल्प करेगा। हो गया रिविजन? स्क्रीन को पॉज करके भी आप रख सकते हो 1 मिनट के लिए और अच्छे से लर्न कर लेना। आगे बढ़ती हूँ। देखिए, अब अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने से पहले मैंने इसी के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया, और देखो कितना अलग सा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और इसका आंसर कीजिए। मैंने आपको 3 ग्रुप्स दिए हैं और मैंने आपसे ये बोला है कि इन तीनों ग्रुप्स में मेरे पास एक ऑड मेंबर है। उस ऑड मेंबर को चूज करके आप करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या सिखाया आपको? गिल से होती है। किस किस में होती है? क्रस्टेशियंस में। और किस में होती है? फिश। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या हो गया बताइए? क्या हो गया यहाँ एक्सेप्शन? अर्थवॉर्म। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में है, क्या इंसेक्ट्स में है? नहीं है, उसमें तो ट्रैकिया है। एम्फीबियंस में है, तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया इंसेक्टा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, बट फिश में नहीं है, तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया फिश। तो आपका आंसर क्या बनेगा बताइए? पहले ग्रुप में से आपने क्या निकाला? अर्थवॉर्म। दूसरे में से आपने निकाला इंसेक्ट, और तीसरे में से आपने क्या निकाल लिया बताइए? यहाँ पे फिश। तो आंसर हो गया सेकेंड। क्लियर है ना? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, और बर्ड्स में होते हैं एयर सैक्स। क्लियर? चलिए अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पहले मुझे बताइए, ये तो सबको आता है, यू हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, जिससे आप इनहेल एक्सहेल करते हैं। These nostrils, they open into nasal cavity, right? Nasal cavity through internal nostrils open into pharynx. Pharynx is a common passage for food and air. बोला था ना, ये भी क्वेश्चन है। Pharynx is a common passage for food and air. Pharynx leads to, pharynx किस में लीड करता है? larynx. आपका साउंड बॉक्स कौन सा है? larynx. और larynx एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है बेटा। मैं उसे बोनी लिखूंगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आया आपका ट्रेकिया। बोलो क्या आया? ट्रेकिया। अब देखिए जरा इधर ध्यान से, ये आपके पास ट्रेकिया है और ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स। ये जो ट्रेकिया में रिंग्स होती हैं, दे आर कार्टिलेजिनस। और आपको बता दूं, ये बनी हुई है हेलाइन कार्टिलेज की। ठीक है बेटा, कार्टिलेज भी जो याद हो सके कर लो, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो, फोकस करके बैठो, देखो कितना मजा आए। ये ऊपर आपका साउंड बॉक्स है, बताओ उसे हमने क्या कहा? लैरिंग्स। और आपको पता है लैरिंग्स के ऊपर भी आपके पास होता है एपिग्लॉटिस। बोलो क्या होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है बेटा, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और ना ये एक फ्लैप होता है। जब आप फूड को स्वेलो करते हो तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है। एज ए रिजल्ट आपका फूड फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया? नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स दे ओपन इनटू
किसमें खुले? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में रिंग्स होती हैं जो इसकी वॉल को बनाते हैं नॉन कोलैप्सिबल। ट्रेकिया बाइफरकेट करता है इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकस। बताओ इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ बेटा मैं एक बात बताऊं आपको कि प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स। बताओ लंग्स में कौन सा स्ट्रक्चर एंटर किया? प्राइमरी ब्रोंकस। एंड ट्रेकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री या मिड थोरेसिक कैविटी। ये भी नीट का क्वेश्चन, और ये आई मीन दिस इज अ गुड एमसीक्यू और एनसीईआरटी की लाइन है कि किस लेवल पे बाइफरकेट हुआ। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे बाइफरकेट हुआ। देखो लंग्स के अंदर क्या होता है जब प्राइमरी ब्रोंकस अंदर जाता है, तो वो यहाँ आपको बड़े आराम से याद करा दूं और ढेर सारे क्वेश्चंस। सुनो, प्राइमरी ब्रोंकस से बना सेकेंडरी ब्रोंकस जब वो डिवाइड करेगा। सेकेंडरी ब्रोंकस ये लंग्स के अंदर हो रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकस से बना टर्शरी ब्रोंकस। अब पहले बोला था ब्रोंकस, प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बड़ा टर्शरी। अब बनी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आपको पता है बच्चा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्शन होता है। बोलो क्या होता है? कंडक्शन। उसके बाद एक्सचेंज या डिफ्यूजन स्टार्ट होता है और वहां पे आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, देन इज द एल्वियोलाई। तो एक काम करते हैं, पहले इसको अच्छे से लर्न करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, nostrils open into nasal chamber. Nasal chamber through internal nostrils open into pharynx. Pharynx के बाद आया larynx, आपका साउंड बॉक्स। larynx है कार्टिलेजिनस। larynx के बाद आ गया, बताओ क्या आया? ट्रेकिया। और आपको मालूम है ट्रेकिया आपकी विंड पाइप है, उसमें जो रिंग्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस है। वो बाइफरकेट होके बन गया दो प्राइमरी ब्रोंकस, और दोनों प्राइमरी ब्रोंकस एंटर कर गए लंग्स में। अब प्राइमरी ब्रोंकस जब लंग्स में गए तो वो बनाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। उसके बाद आएंगी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। क्वेश्चन गिनने शुरू करो। नंबर 1, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज? एल्वियोलाई। नंबर 2, एक्सचेंज शुरू कहाँ से होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। कंडक्शन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ? है ना मस्त क्वेश्चन। नॉस्ट्रल से शुरू हुआ और जाके खत्म कहाँ होता है? अभी बताया मैंने आपको, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और याद है टर्मिनल वर्ड बोला है तो किसी वजह से ही बोला ना। ये टर्मिनल कंडक्शन पार्ट का है। और कंडक्शन पार्ट क्या क्या करता है? क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, एयर कंडीशनिंग करता है, क्लीन करता है, बट एक्सचेंज नहीं करता। फिर आपको एक बात बताती हूँ कि रिंग्स कहाँ से कहाँ तक है। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, देखो याद कर सकते हो। तो रिंग्स होती हैं, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो ट्रेकिया से शुरू होके जाएंगी कहां तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। रहेगा ना याद? यहां मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टाइम लिया ताकि आपको याद हो जाए। और जो कंडक्शन होती है वो नॉस्ट्रल से शुरू होके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। वो भी आपको इसके साथ ही लिख देती हूँ ताकि आपको बस बहुत अच्छे से याद हो जाए। जो कंडक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो नॉस्ट्रल से शुरू होगा और वो जाएगा अप टू, बोलो कहाँ तक जाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड मेन साइट ऑफ एक्सचेंज कौन सी लेनी है? एल्वियोलाई। एक्सचेंज शुरू कहाँ से होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा इसके ट्रिक्स बता दूं कि अगर रिंग्स कंप्लीट बोल देंगे तो कहीं नहीं है, अगर रिंग्स बोनी बोल देंगे तो भी कहीं नहीं है। रिंग्स इनकम्प्लीट हैं, कार्टिलेजिनस हैं और सी शेप्ड हैं। अगर ये आपका ट्रेकिया है तो रिंग्स आगे से तो होती हैं बट पीछे से नहीं होती। ठीक है जी। अब आपने ये स्ट्रक्चर कर लिया। आपको पता है लंग्स के बाहर प्लूरल मैम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी देख लीजिए। लंग्स के बाहर प्लूरल मैम्ब्रेन है और वो दो मैम्ब्रेन है, पेराइटल एंड विसरल। बाहर वाली जो होती है ना उससे पेराइटल कहते हैं। बायो में ये कॉमन है बच्चा, अगर दो मैम्ब्रेन्स हैं तो बाहर वाली हमेशा कहलाएगी पेराइटल और अंदर वाली कहलाएगी विसरल।
मेरे पास और एक डायग्राम है, उसमें ये बहुत क्लियरली दिखता है। और आपके जो लंग्स हैं वो पड़े हैं एक एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर में। इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस हैं, इसको भी कंसेप्ट से याद करना। एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर में पड़े हैं। और पता है आपको, ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसमें डॉर्सल साइड पे मतलब बैक साइड पे थोरेसिक वर्टिब्री है, फ्रंट साइड पे स्टर्नम है मतलब वेंट्रल साइड पे, साइड्स पे रिब्स हैं और लोअर साइड पे डायफ्राम है। तो इसको कैसे याद कराऊं? अच्छा चलो उस पे आते हैं। डीपी पता है ना, डीपी आपकी डीपी सुंदर है, डीपी लगाते हो फोन में, तो डीपी से याद करो जो डॉर्सल साइड है वो पीछे वाली साइड है, पोस्टीरियर साइड है, फिर तो आपको पता ही है वहाँ थोरेसिक वर्टिब्री है। फ्रंट साइड इज द वेंट्रल साइड, वहाँ पे स्टर्नम है, साइड्स पे रिब्स हैं और लोअर साइड पे डायफ्राम है। ठीक है जी, आपके लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में पड़े। और आपको पता है यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द लंग वॉल्यूम। If you want to make a change in the lung volume, you always have to make a change in the thoracic chamber. और कोई भी चेंज जो thoracic chamber में होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, बताओ किस में? लंग्स में। पल्मनरी वॉल्यूम वैसे ही चेंज होगा जैसे कि thoracic वॉल्यूम चेंज होता है। समझ आ रहा है ना? तो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर कर लिया लंग्स का, आपको रिंग्स क्लियर हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए मेरा ये क्वेश्चन, ये भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ये देखिए, अब मैंने बोला कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए? ट्रैकिया, राइट? अगर सबसे पहले देखोगे तो ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद क्या आना चाहिए आपके पास? ट्री के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद क्या आना चाहिए? सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद नेक्स्ट शुड बी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वेलाई। तो आंसर क्या बन गया? आंसर आपके सामने है, सेकंड इज द राइट चॉइस। तो इस तरह से अगर सीक्वेंसिंग आती है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स? लेट्स काउंट। बताओ, एल्वेलाई में है? नहीं है। ट्रेकिया में? यस। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कहां तक बताई थी रिंग्स मैंने आपको? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। फिर प्राइमरी ब्रोंकस में बिल्कुल होंगी, फैरिंग्स में नहीं होंगी, सेकेंडरी ब्रोंकस में होंगी, टर्शरी ब्रोंकस में होंगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होंगी। तो देख लो कितने हैं। एल्वियोलर डक्ट में तो मतलब ही नहीं बनता। 1 2 3 4 एंड 5, तो व्हाट इज द राइट आंसर? 5। ठीक है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, ये नीट के प्रीवियस ईयर से लिया मैंने। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें लेबल्स हैं ABCD। आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है, तो चलो पहले तो आइडेंटिफिकेशन करो। बताओ ए क्या है? व्हाट इज ए? यहाँ ए है ट्रेकिया, देखा है ना? इनकम्प्लीट रिंग्स, हेलाइन कार्टिलेज की बनी हुई, बाइफर्केशन, 5 to 7, 5th थोरेसिक वर्टिब्री, सब याद है आप। तो ए ट्रेकिया है, लिखा है दिस इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट रिंग्स, ऑप्शन हो गई गलत। प्लूरल मैम्ब्रेन रिब्स को सराउंड करता है, ऑप्शन हो गई गलत, क्योंकि प्लूरल मैम्ब्रेन तो सराउंड करता है लंग्स को। एल्वेलाई थिन वॉल्ड है, वेस्कुलर बैग है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हैं, बिल्कुल सही। और डी लेबल किया हुआ है लोअर एंड ऑफ द लंग्स, बल्कि ये तो डायफ्राम है। पता है ना, थॉरेक्स और एब्डोमेन में जो डोम शेप पार्टीशन होती है मस्कुलर, उसे डायफ्राम कहते हैं। तो ये तो डायफ्राम है। इन्होंने लिखा कि ये लंग्स का लोअर एंड है, तो राइट आंसर इज 3। देखा कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ही कुछ नहीं, बस हवा नहीं बनाना माइंड में। नेक्स्ट, अब ये देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स बताओ। लंग्स आर सिचुएटेड इन एनाटॉमिकली एयरटाइट चैम्बर इन द थोरेसिक रीजन। सही है। थोरेसिक चैम्बर में डॉर्सली स्टर्नम है और वेंट्रली वर्टिब्रल कॉलम। भाई ये तो गलत, उल्टा लिख दिया। डीपी, डी मतलब पीछे, तो पीछे कौन है? thoracic vertebrae. Any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. बल्ले बल्ले है, बिल्कुल सही। We can directly change the lung volume. अरे बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए उसके बाद देखो, वो प्लूरा बता रही थी ना मैं, ये यहाँ ना, ये डायग्राम मैंने आपके लिए रखा है ताकि आपको प्लूरा में कभी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ मैं आपको 2 वर्ड्स देने वाली हूँ। एक देखो मैंने क्या दिया है, पढ़ो जरा। One is intrapleural pressure और एक होता है इंट्रापल्मनरी प्रेशर। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक इंट्राप्लूरल प्लूरल है और एक इंट्रापल्मोनरी।
अगर मेरे अच्छे बच्चे हो तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। ओके बच्चा, देखिए सुनिए, जो मेम्ब्रेन लंग्स के अराउंड है वो प्लूरा मेम्ब्रेन है, और जो लंग को टच करती है, देखो जो लंग को टच करती है बिल्कुल वो विसरल है, और जो थोरेसिक बास्केट को टच करती है वो आपकी पेराइटल है। इनके बीच में आपके पास होता है प्लूरल फ्लूइड। और एक बात बता दूं, बड़े ध्यान से सुन लो, इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। ये इंट्रा पल्मरी प्रेशर अलग है ना, ये दोनों सेम थोड़ी है। ये तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, डिपेंड करता है आप इंस्पिरेशन कर रहे हो या एक्सपिरेशन कर रहे हो, ये तो अलग ही चीज है। बट ये वाला जो प्रेशर होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, और इस नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर का फायदा ये कि लंग्स आपके ऐसे बैलून की तरह फूले रहते, ठीक है, और आपके लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते। पता है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये देखो नीट का पीवाईक्यू, lungs do not collapse between the breath because some air always present in the lungs that can never be expelled। और यहाँ पे है, इसका कारण ये है because there is negative intrapleural pressure which is pulling at the lung surface, है ना सही। तो इसके साथ ही आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया जी। अब इस चैप्टर का एक और हवा आता है, बच्चों के लिए मुसीबत आता है, याद ही नहीं होता। और पता क्यों नहीं होता? क्योंकि रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ आया रट्टा, वहां पे आप बस औंधे मुंह गिरोगे। तो प्रॉमिस तो यही था भी आपके कंसेप्ट्स बनाऊंगी। अब फिर इसको कैसे लर्न कराऊं? सामने भी नहीं बैठे आप, ऑन स्क्रीन हो मेरे साथ, तो फिर से वो ये आसपास कोई नहीं होना चाहिए, फोकस पूरा, कंसंट्रेशन मेरी तरफ, और पूरे दिल से सुनना। दिल से पढ़ा रही, दिल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सुनो, पहले ना इसको करने का तरीका है, मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस ही उठाई हैं। इसको करने का तरीका ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग अ ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग वन नॉर्मल ब्रेथ इज टाइडल वॉल्यूम। और हेल्दी बंदे में ये 500 ml है। वही अगर आपको यहाँ आ जाए ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में आप उसे ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ब्रीदिंग रेट तो आपको मालूम ही है कितनी होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 72 मत बोल देना, वो हार्ट रेट है। तो आपका 6000 to 8000 ml पर मिनट है, लीटर नहीं है, 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो ये टाइडल वॉल्यूम है। बोलो आ गया। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेथ ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन इज टाइडल वॉल्यूम। ये होता है 500 ml। अब इसको अगर मैंने ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा बन गया, बताओ क्या बन गया, ये टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। चलो ये आपने कर लिया। अब सुनो, अगला वॉल्यूम है आईआरवी। आईआरवी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ईआरवी इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली, जो भी वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है उसे आईआरवी बोला। और वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है 2500 to 3000 ml, 2.5 से 3 लीटर, और ये है 1 से 1.1 लीटर। अब मेरी तरफ देखो, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml। आपने फोर्सिबली जितना वॉल्यूम लिया दैट इज आईआरवी, फोर्सिबली जितना वॉल्यूम एक्सेल किया दैट इज ईआरवी। और पता है आपको एनसीईआरटी ने ना यहाँ पिछले साल तक एडिशनल लिखा हुआ था, amount volume of air a person can inspire, additional volume of air a person can inspire forcibly, similarly additional volume of air a person can expire forcibly। तो इन्होंने additional word लिखा था जो कि आप डिलीट कर दिया। आए तो भी आईआरवी, नहीं आए तो भी आईआरवी, कोई फर्क नहीं, एडिशनल से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए एक इंसान पकड़ लो आप और उसे बोलो भाई अपने लंग्स खाली कर, मारो उसको कि भैया अपने लंग्स खाली कर देगा आपके कहने से? आपके डर से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो आपके लंग से बाहर ही नहीं आता। पता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। दिस मच अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लंग्स एंड दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है जी? 1.1 से लेके 1.2 लीटर्स। हुआ याद? जो इंस्ट्रूमेंट आपको इन सब वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है उसे कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बाहर ही नहीं आया। अब बाहर नहीं आ रहा तो भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे?
स्पायरोमीटर तो अंदर तो डाल नहीं सकते ना। अब अगर हम वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो बनती है कैपेसिटी। बोलो क्या बनती है? कैपेसिटी। ठीक है जी, यहां किसी को पंगा नहीं है ज्यादा, जैसे ये पड़ा तो बत्ती गुल, ये 5 हैं तो ठीक है। फिर अब बोला था कि मैजिकल क्लास दूंगी तो देनी तो पड़ेगी। अभी देखिए आपको ये याद कराती हूँ, देखिए जरा। सपोज करो ये मैंने ऐसे ही लंग्स रिप्रेजेंट किए। लंग्स में कुछ वॉल्यूम तो हमेशा पड़ा है, आरवी। आरवी के बाद अगर उसमें सपोज हम कहते हैं अभी ईआरवी भी पड़ा है, फोर्सिबली निकालोगे तो निकलेगा ना, तो इन दोनों का सम हो गया एफआरसी। ठीक है जी, इसका मतलब सबसे पहले जब भी बच्चे को पढ़ना है ना, सीक्वेंसिंग ले लो मेरे से, पहले तो ये 4 लर्न करने हैं, फिर आपने सबसे पहले ये याद करना है नंबर 5 पे एफआरसी। एफआरसी क्या है? दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन योर लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है जी, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद एफआरसी है, और फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो बचा है वो आरवी। मतलब आपने मुझे कहा मैम फोर्सिबली एयर एक्सहेल करो, तो मैं ठीक हुआ, आई एम ओके, मैंने कर दी। अब जो मैंने एक्सहेल की अभी भी मेरे लंग्स में बचा है, तो बताओ क्या बचा है? आरवी। पहले क्या थे? दोनों थे, दोनों को कहते हैं एफआरसी। मैं यहाँ रुकूंगी, बताओ जी, हो गया क्लियर? एफआरसी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आपके लंग्स में पड़ा है एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। ठीक है, मतलब 5 बातें बिल्कुल क्लियर होगी। फिर आप सबसे पहले पढ़ो इसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी। क्यों पढ़ो वो भी कारण है, बताती हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? लाइक अगर मैंने ये लंग्स बना दिए ना भैया, इसमें आरवी तो है ही है, आपने कहा ईआरवी भी है, ठीक है, आपके पास टाइडल वॉल्यूम आईआरवी। तो अगर आपने टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी सब कुछ जोड़ दिया तो टोटल लंग कैपेसिटी। होता कैसे? मतलब अगर मैं एक डीप इंस्पिरेशन लूँ तो कितना मैक्सिमम एयर मेरे लंग्स में एकोमोडेट हो सकता है, वो टीएलसी है। और ये 6 लीटर्स के आसपास, मतलब अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करो तो 5 पॉइंट कुछ लीटर के आसपास आता है। वो तो खैर आपने कभी रटना ही नहीं ना, अब तब ऐड कर लेना। तो टोटल लंग कैपेसिटी में ये सब आता है। अच्छा ये देखो, टीवी प्लस आईआरवी, ईआरवी प्लस आरवी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? आईसी प्लस एफआरसी। आप कहोगे हमें कैसे मालूम, आपने तो हमें बताया नहीं। तो एक काम करती हूँ, पहले ना ये मंत्र की तरह छाप लो अपने दिमाग में, इन प्लस माइनस को तो कभी मत भूलना। आईआरवी प्लस टीवी इज इक्वल टू आईसी, ईआरवी प्लस टीवी इज इक्वल टू ईसी। बच्चों ठीक है, कहना मान के इन्हें याद कर लेना। आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, अगर 3 चीजों को जोड़ दोगे तो वीसी, और अगर आपने चारों चीजों को जोड़ दिया, अभी सिखाया था, प्लस आरवी प्लस टीवी, चारों को जोड़ दिया तो बन गया टोटल लंग कैपेसिटी, सबसे बड़ा। और इसको तो लिखने के कई तरीके हैं, जैसे आईसी प्लस एफआरसी, इन दोनों को जोड़ दो तो आईसी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टीएलसी। कुछ नहीं करा मैंने, ऐड ही तो करा। क्लियर है ना? अच्छा जी, बोलो ऑल ओके। अब आपको आती है ये 3 डेफिनेशन, आईसी, ईसी, वीसी। इनको आप इकट्ठे याद करोगे, पहले वो 4 फिर ये 2, अब 3 डेफिनेशन करोगे इकट्ठे। इन्हीं में कंफ्यूजन है तो लीजिए आंखें बंद कीजिए, पूरे फोकस से मुझे सुनिए। यहाँ पे वर्ड आ गया कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो वो है आईसी। देख लो, अब आंखें खोल लो 1 मिनट, इसको फाइनल कर लो। एक एक को सुनते टाइम आंखें बंद और फाइनल करने के लिए आईज ओपन। देखो तो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। टोटल ले सकता है जितना अंदर, फोर्सिबली भी आएगा बीच में, बट नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। दोनों का सम है, पहले ही कर लिया। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। और एफ, ये जो आपका वाइटल कैपेसिटी है ना, वो ये दोनों डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ, सुन रहे हो,
पक्का ना, बहुत ध्यान से सुन रहे हो। इन दोनों डेफिनेशंस में अगर आपने सिर्फ इस नॉर्मल वर्ड को फोर्सफुल से रिप्लेस कर दिया तो दोनों डेफिनेशन वीसी है ना जादू। और अंडरस्टैंडिंग भी करा दूंगी, डेफिनेशंस पहले कर लो, उलझना नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, आईसी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन इज ईसी। बट यहाँ आ गया कि टोटल या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन टेक इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, या इसका उल्टा पुल्टा वाइस वर्सा। तो आंसर है जी वीसी। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा करके दिखाती हूँ, ऐसे कैसे रटवा दें, है ना भी, करके दिखाती हूँ। देखो आप मुझे को मैम मैक्सिमम एयर कितनी ले सकते हो, दिस इज आईसी। बट अगर आपने मुझे कहा पहले आप एक्सेल करके अब मैक्सिमम अंदर भरो, तो दिस इज वीसी। आसान है, वीसी हमेशा फोर्सफुल के बाद होता है। अगर वीसी में आप इंस्पिरेशन को देख रही हो तो पहले बंदे से फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा लो और वाइस वर्सा। देखिए ये तो हो गए, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक आपको ग्राफ दिखाते हैं, वो भी ये भी आया हुआ है। देखो बहुत मस्त है ये, बहुत ही मस्त। इसमें ऐसा, ये अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सारा है दिस इज टाइडल वॉल्यूम, क्या है ये टाइडल वॉल्यूम। फोर्सिबली अंदर लिया आईआरवी, फोर्सिबली यहाँ बाहर निकाला ईआरवी। ये जो ऐसे ऐसे टिंग 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 चल रहा है ये टाइडल वॉल्यूम है। और कुछ तो लंग्स में ही पड़ा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। सबका जोड़ टीएलसी, तीन का जोड़ वीसी, इन दोनों का जोड़ किसका, टीवी और इसका ये ईसी, इन दोनों का जोड़ आईसी, और ये तो बहुत मस्त है, इन दोनों का जोड़ एफआरसी। क्लियर। तो अब पहुंचो क्वेश्चंस के ऊपर। देखो और लास्ट ईयर चेक कर लेना, 24 में 23 में इनके ऊपर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू से उठाया। और देखो कितना मस्त है, कितना आसानी से कर लोगे आप। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो जो यहाँ से पढ़ते चलो और आप आंसर लगाते चलो। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, क्या सिखाया था, इधर मैक्सिमम है इधर फोर्स्ड है, तो सीधा आंसर क्या होना चाहिए बताओ मुझे, बताओ क्या होना चाहिए इसका, वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन तो पता ही है, टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में पड़ा है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, तो ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तो ये आ गया आपका ईसी। तो बताइए कौन सा बन गया, ए के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 1 है ना, सी के साथ 4, डी के साथ 2, आंसर इज 3। झटपट से सॉल्व। व्हाट इज ट्रू फॉर टोटल लंग कैपेसिटी, देखते हैं क्या क्या ट्रू है जी। तो नंबर 1 आप मुझे बताइए, इसमें ईआरवी टीवी आईआरवी तीनों आ गए, ओनली गलत है जी, इसमें तीनों कैसे आ गए, इसमें तो 4 चाहिए, ईआरवी टीवी आईआरवी और आरवी। अच्छा ये आरवी और वीसी का मर्ज है, बिल्कुल सही। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सही। ये इन दोनों का सामने हमने करके देखा था, मतलब सारे ठीक हैं, गलत है तो सिर्फ पहला, तो आंसर हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये हो गया हमारा वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब ये भी एक क्वेश्चन कर लो, मिला जुला सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हार्मफुल गैस जो कि एनाबॉलिक रिएक्शंस में बनती है, नहीं जी। अच्छा आपको पता है जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये ऑक्सीजन आपके फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक करती है, आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, कट 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 मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन सी से। तो यहाँ इन्होंने एनाबॉलिक लिख दिया, गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड्स हैं और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वी कैन डायरेक्टली चेंज द लंग वॉल्यूम्स, अरे हम डायरेक्टली चेंज ही नहीं कर सकते। टू चेंज द लंग वॉल्यूम हमें थोरेसिक बास्केट को चेंज करना पड़ता है। लंग वॉल्यूम्स को आप एस्टिमेट करते हो बाय स्पायरोमीटर और वो क्लिनिकल असेसमेंट्स में हेल्प करता है। रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ जी बस स्टेटमेंट से ही है, पर हमने ऐसे लिखा, क्रॉस ना ही लगाए, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, मतलब स्टेटमेंट से ही है, नहीं कर सकते हम कैलकुलेट। तो आप मुझे बताइए आंसर क्या बना। इस गिवन में 2 स्टेटमेंट्स आपकी क्या बन गई, इनकरेक्ट। कौन सी 2 इनकरेक्ट बनी, पहला तो ये कि वी कैन डायरेक्टली चेंज द लंग वॉल्यूम,
और दूसरा आपका जो गलत है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर्स विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट, ये भी सही है। और ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शंस में नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आंसर आ गया मेरे पास कि 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। अब हम अपने बच्चों को एक नया कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रीदिंग। आप कहोगे ब्रीदिंग तो करते तो सब है, और कंसेप्ट भी 2 मिनट का है। अच्छा, ये वो नहीं है जो मैंने शुरू में बोला था, ये भी 2 मिनट का ही कंसेप्ट है, 15-16 क्वेश्चंस देता है, पर 50 क्वेश्चन वाला आगे आएगा। क्या अभी ब्रीदिंग पढ़ा दूं आपको? चलिए ठीक है, स्टार्ट कीजिए, एनर्जी बढ़ा लीजिए अपनी। वापस कोई आ गया है तो भगा दीजिए। याद रखिए, वीडियो लेक्चर के दौरान भी कोई आसपास नहीं होना चाहिए, उतनी ही शिद्दत से बैठना है, उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है जितनी शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं ब्रीदिंग। ऐसा है बेटा, आपने पहले ही पढ़ा था कि आपके लंग्स एक थोरेसिक बास्केट में है, ठीक है ना, और उस बास्केट में आगे है स्टर्नम, पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, साइड्स पे है रिब्स, और नीचे है आपका डोम शेप डायफ्राम। तो देखो, इंस्पिरेशन जब स्टार्ट होती है, सबसे पहला चेंज ये भी आता है। पहला चेंज कौन सा, सुन रहे हो ना, होश में सुनना। पहला चेंज ये है कि डायफ्राम फ्लैट हो गया, मतलब पहले डायफ्राम ऐसे था तो डायफ्राम ऐसे हो गया। मेरे हैंड्स देखो, डायफ्राम डोम शेप है, अब ये फ्लैट हो गया। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट हुआ तो थोरेसिक बास्केट का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया, ठीक है जी, एक्सिस याद रखिएगा। बस उसके बाद क्या है, रिब्स होती है ना, उसके एक्चुअली आपको कुछ टर्म्स दे दूं। देखो, जो फ्रेनिक वर्ड है ना, ये फ्रेनिक वर्ड डायफ्राम के लिए आता है, और जो कोस्टल वर्ड है ये रिब्स के लिए आता है। तो रिब्स में जो मसल्स होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, है ना। तो इंटरकोस्टल मसल्स 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो बाहर है वो एक्सटर्नल है, जो अंदर है वो इंटरनल है। तो जब मैं आपको ब्रीदिंग पढ़ा रही हूँ, मैंने शुरू में बताया कि डायफ्राम आपका डोम शेप है, आप देख सकते हो ये डायफ्राम डोम शेप है। बट इंस्पिरेशन में आते ही पहला चेंज ये हुआ, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट किए और रिब्स स्टर्नम लिफ्ट अप हो गया। आप बोल दो लिफ्ट अप हो गया, फॉरवर्ड अपवर्ड मूव कर गया, और इससे ना वॉल्यूम ऐसे बढ़ता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। पहले बढ़ा था इंटीरियर पोस्टीरियर, फिर बढ़ा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा। और आपको पता है गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पहुंच गई गैसेस अंदर, कहाँ से, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस और लंग्स, ठीक है जी। अब बताओ इसके ऊपर कितने क्वेश्चन है। एक्सपिरेशन तो है ही पैसिव, उस टाइम पे कोई मसल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता, डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे, रिब्स नॉर्मल पोजीशन पे, वॉल्यूम हुआ कम, प्रेशर हुआ ज़्यादा, एंड गैसेस उल्टी डायरेक्शन में बाहर आ गई। शुरू में मैंने कहा था ना, एक बार फिर बोलती हूँ, इंट्रा प्लूरल प्रेशर को आपने इंट्रा पल्मरी प्रेशर से कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर तो है ही वो जो हमेशा नेगेटिव है और ऐसे लंग्स को फुला फुला रखता है बैलून के जैसा, पर आप नेगेटिव प्रेशर ब्रीदर हो, क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो आपका इंट्रा पल्मरी प्रेशर हो जाता है कम, तो आप हुए नेगेटिव प्रेशर ब्रीदर। फ्रॉग पॉजिटिव है भैया, पता था? मेरे ख्याल से नहीं पता था। चलो पता था तो बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, ऐसी क्या बात। अच्छा इधर देखिए, ह्यूमंस आर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदर। ह्यूमंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर है ह्यूमंस आर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदर। और पता है क्या है, इस चैप्टर में जैसे ही आता है कौन से मसल की कॉन्ट्रैक्शन से नेगेटिव प्रेशर होता है, बच्चों के तो जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे नेगेटिव का मतलब पता क्या है, कम। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ज़्यादा। नेगेटिव है तो कम। तो इंस्पिरेशन के टाइम जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन से मसल है, एक तो फ्रेनिक मसल्स हैं, दूसरे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पता है ना, इन्हें आप कहते हो इंस्पिरेटरी मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन्हें इंस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं। एक्सपिरेशन के टाइम तो आपका कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, वो है ये पैसिव फिनोमिनन। तो बस एक एनसीईआरटी जी लिखती हैं कि टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वी हैव एडिशनल मसल्स प्रेजेंट इन एब्डोमेन।
तो ठीक है, फिर वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, रेडी फॉर द क्वेश्चंस, बड़े आगे। देखो है ही कुछ नहीं, और देखो ये क्वेश्चन सीम्स भी पता नहीं कितना मुश्किल है। लेट्स सी, इन्होंने एक ग्राफ दिखाया है और उसमें एक जगह पे एयर प्रेशर है, इधर टाइम है, तो मुझे ढूंढना है कि कहाँ इंस्पिरेशन कहाँ एक्सपिरेशन। जैसे ही मैंने देखा नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर मींस वाई, वाई क्या है, वाई है इंस्पिरेशन, और एक्स क्या है, एक्सपिरेशन। आप देखो तीन चीजें तो वाई के बारे में लिखी है, मैंने झटपट से देख लिया, वाई तो है इंस्पिरेशन। वाई इज इनिशिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सही। वाई में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब, सही। वाई में डायफ्राम डोम नहीं है भैया, डायफ्राम का शेप है फ्लैट, तो ये हो गया गलत। और ड्यूरिंग एक्स कर लेते हैं, आंसर तो मिल गया हमें, बट पूरा क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एक्स मतलब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक बास्केट का वॉल्यूम हो जाता है कम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी, सब ठीक है, बस ये स्टेटमेंट गलत है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये देखो ये भी आपका PYQ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया है, तो पहले तो देख लो। पता क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं, ए इंस्पिरेशन बी एक्सपिरेशन। अरे देखो तो ए क्या है बताओ मुझे, ए है एक्सपिरेशन, और आई क्या है, ये बी क्या है, इंस्पिरेशन। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, ए में उन्होंने हमने देखा ए एक्सपिरेशन है, बी इंस्पिरेशन है, तो यहाँ पे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, माना ठीक है। डायफ्राम तो रिलैक्स होता है, तो ये तो गलत हो गया। डायफ्राम डोम शेप है, सही है। थोरेसिक बास्केट का वॉल्यूम कम हुआ, ये बिल्कुल इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो एक स्टेटमेंट तो हमें मिल गई, ये इनकरेक्ट है। इन्होंने पूछा हुआ है कि विच इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट बताना है। क्लियर, तो लीजिए आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी कंप्लीट है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन, लिफ्टिंग अप ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम वुड रिजल्ट इन। अब वो लिफ्ट अप हो रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और क्योंकि वो रिब्स एंड स्टर्नम है तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा बताओ तो, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, है ना मस्त। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन 2 मिनट का टॉपिक है, ढेरों क्वेश्चंस हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है, हम आपके साथ हैं। चले आगे। अब आता है इस चैप्टर में थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट, थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है। तो वो कंसेप्चुअल पार्ट बताने के लिए मुझे आपको एक तो एल्वेलाई का डायग्राम दिखाना है, कुछ पार्शियल प्रेशर्स याद कराने हैं, और फिर ढेरों क्वेश्चंस कराने। अब फिर से दोबारा से नया टॉपिक है, नई एनर्जी चाहिए मुझे। अच्छा बच्चों, तुम्हें एक बात बताऊं, एकदम से स्टार्ट नहीं करते, 1 मिनट बात करते। कि इंसान को कामयाब होना आगे बढ़ना है ना, तो 2 बातें तो उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी भी नहीं। Believe in yourself, and wherever you are, whatever you are doing, give your 100%. कुछ more than 100 होता है तो वो भी लगा दो, कामयाबी तुम्हारे पास अपने आप भागी चली आएगी। समझ गए ना, थको मत, डरो मत, टाइम चल रहा है, फास्ट नीट आने वाला है। रेस्पिरेशन बड़े बच्चों का हमें आया मैसेज कि जी हमारा पुअर है, हमें नहीं आता, तो हमने कहा चलो आपकी हेल्प कर देते। बट आप देखो तो घंटे भर में आपने इतने आराम से लर्न किया है, रिवाइज कर करके लर्न किया है, कुछ छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये कि जितना भी टाइम है बहुत है, बस हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना, डरना नहीं, क्योंकि वो तो बात सही है, डर के आगे जीत है। अच्छा बच्चों, तो कर दे स्टार्ट, आ गई एनर्जी? ठीक है, थकावट ना दिखाना हो तो 1 मिनट और रुक जाओ। तो मेरे ख्याल से अब आपकी एनर्जी आ गई है, आपने आसपास कुछ रखा हुआ तो खा लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब रह क्या गया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स बनाऊंगी और फिर कंसेप्ट पे ले जाऊंगी। ठीक है, इसी में वो मैजिकल पार्ट है, 2 मिनट वाला, 50 क्वेश्चंस वाला। सुनो, सबसे पहले आता है एल्वेलाई क्या है ना, शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि आपको पता है आपका एक्चुअल मिनिएचर लंग ही एल्वेलाई है, और एल्वेलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वैमस। एल्वेलाई के बाहर एक कैपिलरी है, और उस कैपिलरी में भी एंडोथेलियम होता है, और वो भी सिंपल स्क्वैमस है। आपको मालूम है ये जो तीनों चीजें हैं ना, ध्यान से सुनना, ये होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। भूलिएगा मत इसका स्ट्रक्चर।
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें दो स्क्वामस एपिथेलियम और बीच का बेसमेंट सब्सटेंस, थिकनेस इज लेस देन 1 mm। ठीक है जी, कितनी है? लेस देन 1 mm। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है एल्वेलाई की, जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। और एपिथेलियम आपको याद हो गया, वैसे भी अगर आपने टिश्यू पढ़ा हुआ है तो आपको याद था डिफ्यूजन बाउंड्री कौन सा टिश्यू बनाता है? स्क्वामस एपिथेलियम। एंड ब्लड कैपिलरीज आर ऑलवेज लाइंड बाय एंडोथेलियम व्हिच इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। है ना, मस्त हुआ याद? ठीक है, अब मैं आपको ये प्रेशर्स दिखा रही थी, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेशर एज सच मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिए हैं। वैसे मैं इसे इस तरीके से याद नहीं करती, मुझे थोड़ा लगता है कि कोई ऑर्डर में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आपको वो भी लर्न करा देती हूँ। सुनो, आपको पता है वैसे पार्शियल प्रेशर होता क्या है? बोलूं? प्रेशर exerted by independent by one particular gas in the mixture of gases is the partial pressure of that gas। इसकी वैल्यू के ऊपर भैया चेक करना, ढेर सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। मैं करा सकती हूँ आपको याद, बिल्कुल करा सकती हूँ। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको लर्न करना है, ठीक है, तो उसका एक मेरे पास तरीका है, दे दूं आपको वो तरीका? सुनो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ही होता है 159, 116, 104, 95, 40, 40। आपको कि ये क्या बोल दिया मैम, आपने तो बताया भी नहीं कहाँ पे, बिल्कुल नहीं बताया। बता भी दूंगी और लर्न भी करा दूंगी। बोलो 0.3, 32, फिर आ गया 40, 40, 45, 45। मतलब है तो वही डाटा, एक वैल्यू एक्स्ट्रा है बट ऑर्डर में है। तो देखो, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायरेबल गैस, दिस इज इन एक्सपायरेबल गैस, दिस इज इन एल्वियोलाई। अगले वाला है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसके अगले वाला है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब वीनस ब्लड में, और ये है आपके टिश्यूज में। अब तो जैसे है ना, क्वेश्चंस का भरमार शुरू है। अब तो आप इस वीडियो लेक्चर में ही देखोगे, मैं तो आपको खुद आने वाले पार्ट में ही 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, बस ध्यान से बैठिएगा। ये भी सेम उसी सीक्वेंस में, इंस्पायरेबल गैस, देन यू हैव एक्सपायरेबल गैस, यू हैव एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद आर्टीरियल ब्लड, दोनों ए में सेम है, और ये एल्वियोलाई है। दिस इज ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है आपका टिश्यू सेल्स। मस्त। तो ऐसा है जी, ये पहले तो वैल्यूज याद कीजिए। बोलो मैं कराऊं? मेरे पीछे बोलना, 159, 116, 104, 95, 40, 40। और सीक्वेंस माइंड में पूरा आना चाहिए कि पहले इंस्पायरेबल, फिर एक्सपायरेबल, फिर एल्वेलाई, फिर आर्टीरियल ब्लड, फिर वीनस ब्लड, और फिर टिश्यू सेल्स। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.3, 32, यस ये वाला नहीं इन्होंने मेंशन किया, बाकी तो सारा सेम है। और एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये भी मैंने देखा था, बहुत अच्छे किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। और एक और चीज बताऊं आपको, आप PYQ ही चेक कर लेना, और दूर तो कहीं कहाँ ही जाओगे। आपको बताती हूँ, आपके बॉडी में एल्वेलाई में PCO2 ज्यादा है कि कम है, इस पे बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आपकी बॉडी में एल्वेलाई में PO2 ज़्यादा है, CO2 हाइड्रोजन आयंस कम है, और आपके टिश्यू में PCO2 ज़्यादा है, H आयन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन कम है। यही नहीं याद होता बच्चों को? बताओ हुआ? आप ही मुझे बताओ, टिश्यू ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कट 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 कैटाबॉलिज्म दिखाता है, सब पता है आपको। तो फिर इसमें क्या है? और कार्बन डाइऑक्साइड का भाई है H आयन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो H आयन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड घटा तो H आयन घटा। ठीक है जी, तो चलो फिर से बताओ, आप आपकी बॉडी में क्या बोला मैंने? बोलो बोलो बोलो। एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है? डेफिनेटली एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन कम है। और टिश्यू की बात करते हो तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, H आयन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। और आपकी बॉडी में सिस्टम ऐसा है, सुनना ये भी एक PYQ है, आपकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि ऑक्सीजन ट्रेवल करती है फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है कहाँ से बताओ मुझे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई, एल्वेलाई टू आउटसाइड। हो गया याद?
है ही कुछ नहीं इसमें, पहले इतना याद करो। अभी मैंने आपको, और हाँ ये बता दूं, गैसेस मूव होती हैं डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया। और जो डिफ्यूजन रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो किस पे डिपेंडेंट है? तो वो भी कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके भी होंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, बताओ जी किस पे डिपेंडेंट है? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट, वो तो आपने लर्न ही कर लिया। इसके अलावा वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, जितनी कम उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। और वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को भी याद कराने के लिए मेरे पास फिर से एक मैजिकल वर्ड है, आप याद कर लो। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है। और आपके लिए ये डाटा याद करना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने याद कर लिया। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करूं, आपको ये सारा डाटा पूरा आना चाहिए। ठीक है, इसका रिकैप करो। बोलो जी, पता लगा यहाँ तक? यस और नो? क्या पता लगा? कि आपको प्रेशर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे मूव कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना? मुझे भी पानी की जरूरत आ गई। हाँ जी, एक बार मैं यहाँ रुकी हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिए। कहीं स्क्रीन मूव नहीं हो रही, आपको लर्न हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगी। देखो जी, फिर से सुन लो, सीक्वेंस में याद करना। 159, 116, 104, 95, 40, 40। तो जब ये बोलना है ना राजे, तो माइंड में चलना चाहिए कहाँ पे, ऐसे फायदा नहीं ना। पहले, सबसे पहले इंस्पायरेबल गैस, फिर एक्सपायरेबल गैस, एल्वेलाई, आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड, टिश्यू सेल्स। और वीनस ब्लड में और टिश्यू सेल्स में तो ये अमाउंट की जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, इनकी वैल्यू बराबर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर ग्रेडियंट, थिकनेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है कि हम ऑक्सीजन का डिलीवरी देखें कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। क्वेश्चंस पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लेते हैं एक पेज, और आपके साथ शुरू करती हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले आपके पास अगर मैं लूँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो अब उस मैजिक के लिए तैयार हो जाओ। मैंने वीडियो के शुरू में जो बोला भाई, ये तो कमाल ही है, मतलब दिस इज रियल मैजिक। इतना प्यारा कंसेप्ट, सिर्फ 2-3 मिनट और ढेरों क्वेश्चंस। पहले आपको बताऊं कि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। ठीक है, हो गया याद? हीमोग्लोबिन से मिले हो आप? उससे भी मुलाकात करा दें आपकी। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है, आरबीसीज में होता है। इस हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं, वो तो चलो आपको पता नहीं पता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रखिएगा इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं। और इस हीम में आयरन की फॉर्म होती है Fe+2। हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप हैं और इसमें आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe+2। और hemoglobin can carry 1 molecule of hemoglobin can bind with maximum 4 molecules of oxygen। एटम्स पूछेंगे तो 8, पर वो अटैच हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। 4 molecules of oxygen। और हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में बताया मैंने? Fe+2 फॉर्म में। और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, एक और बात बता दूं आपको कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 15 ml। ज्यादा एक्यूरेट करना है तो 19.4 और 14.4, बट ऐसे भी चलेगा। तो 100 ml ब्लड टिश्यू के पास जाके डिलीवर करके आएगा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, जो कि टोटल ऑक्सीजन का 25% है। तो ये सारे तो क्वेश्चंस है, ये कैसे हुआ ये भी बताना है। और हाँ, कई बार ऐसे करते हैं, पूछ लेते हैं पल्मनरी आर्टरी में पड़े हुए 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन है, तो पल्मनरी आर्टरी में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, पल्मनरी वेन में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, याद रखना। वैसे बाकी आर्टरीज और वेन्स का तो सेम ही रहेगा। हुआ कुछ याद? एक बार रिवाइज कर लो। 97% of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin, 3% dissolved in plasma. एक hemoglobin molecule at the max can combine with 4 molecules of oxygen. 100 ml oxygenated blood में 20 ml ऑक्सीजन है, 100 ml deoxygenated blood में 15 ml ऑक्सीजन होती है। अब मैं आपके लिए आपको जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है जी, ओडीसी। इसमें पता क्या है जी, देखो ध्यान से सुनना, फिर से बोल दूं भी, कहीं बैठे हो, कहीं शोर आ रहा है, आसपास कोई है तो अपनी सीट चेंज कर लो या उनको हाथ जोड़ के बोल दो कि जाओ यहाँ से। अब तो वो है, मैं टाइम देख लेना, मैंने जो बोला था अभी मैं तो नहीं कुछ गलत बोल दिया। इसके ऊपर फिंगर्स पे हम 50 से ज्यादा क्वेश्चंस काउंट करने जा रहे हैं। सुनो, पहला क्वेश्चन, ओडीसी है क्या? दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक तरफ होता है मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और एक तरफ होता है मेरे पास परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो जब ये मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो हीमोग्लोबिन के लिए इस ग्राफ की शेप आती है सिग्मॉइड। बोलो कैसा ग्राफ है? सिग्मॉइड। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये ग्राफ सिग्मॉइड क्यों है, तो ये सिग्मॉइड है बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। कोऑपरेटिव मतलब शुरू में वो थोड़े पहले मॉलिक्यूल के साथ थोड़ा हार्डली जुड़ता है, मतलब थोड़ा टेंस्ड होता है, धीरे धीरे रिलैक्स होता रहता है और अगले मॉलिक्यूल के साथ बड़ी अच्छी एफिनिटी से जुड़ता है, तो इसीलिए ग्राफ आता है सिग्मॉइड। ठीक है जी। अब इसमें एक वर्ड आपने मार्क करना है, उसे कहोगे P50। यहाँ पे 50% सैचुरेशन है। किसकी सैचुरेशन? हीमोग्लोबिन की। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप इसको यहाँ मैच कर दोगे एक्स एक्सिस पे, तो जो ये पार्शियल प्रेशर आता है उसे कहते हैं P50 और P50 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 25 mm ऑफ मर्करी। और ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये देखो यहाँ मैंने ये बताया कि मैंने ग्राफ किसके बीच में बनाया था, बताओ मुझे। एक तरफ मैंने क्या लिया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक तरफ मैंने लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ग्राफ की शेप कैसी आई मेरे पास? सिग्मॉइड। क्यों आई? बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। P50 का वैल्यू कितना है? P50 का वैल्यू है 25 mm ऑफ मर्करी। होता क्या है P50? भाई ऑक्सीजन का प्रेशर है, यहाँ जितना हीमोग्लोबिन है उसमें से 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गया। ठीक है जी। अब ये देखो, यहाँ एक बड़ा प्यारा पॉइंट बोलती हूँ, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यहाँ एक पॉइंट आता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को छोड़ना प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड क्वेश्चन। फिर से बोलूं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को छोड़ना प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और भी फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड के, भाई बंधु बताए थे ना। देखो एक बात सुनो बेटा, ग्राफ बना लिया आपने, अब 6 पॉइंट्स है। जब जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, बोलो कौन बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर बढ़ता है, डीपीजी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, पीएच कम होता है, एच आयन बढ़ते हैं। आप यहाँ
ऐड कर दो, यहाँ ऐड कर दो। कौन बड़ा बताओ मुझे? एच आयन बढ़े। तो जब जब आपके ब्लड में एच आयन भी बढ़े और कौन सा बढ़ गया? एसिडिटी भी बढ़ गई, तो आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया राइट साइड पे। और दूसरी कंडीशन में आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ राइट लेफ्ट उल्टा पुल्टा मत करना, जिधर आपका हैंड जाता है ना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या देते हैं? राइट शिफ्ट। और एक बात सुन लो, P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू affinity of hemoglobin for oxygen. P50 का इनवर्स रिलेशन होता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये छोटा सा कंसेप्ट है और इसकी राइट शिफ्ट को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। राइट शिफ्ट को क्या कहते हैं? बोहर्स इफेक्ट, जो एक्सप्लेन करता है ऑक्सीजन की डिलीवरी को। अब तुम कहोगे जी काउंट भी कर दो मैम क्वेश्चंस, तो हम रेडी हैं अपना प्रॉमिस चेक करने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले सुनो, मैंने क्या बोला कि मैं इसके ऊपर आपको 2-3 मिनट का कंसेप्ट है, होता क्या है ये वगैरह पढ़ाया, कब कब कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने लगी हूँ, तो सुनो गिने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ है क्या? तो ये एक ग्राफ है बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ओडीसी। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वाई एक्सिस पे क्या होता है? परसेंटेज सैचुरेशन। फोर्थ क्वेश्चन, P50 क्या है? P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ 50% सैचुरेशन होती है। P50 का वैल्यू बताओ, 25 mm ऑफ मर्करी। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये प्राइमरीली किस पे डिपेंडेंट है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को छोड़ता है तो प्राइमरीली किस पे डिपेंडेंट है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। फिर आपको एक बात बता दूं कि फीटल हीमोग्लोबिन, PYQ है नीट का, आउट ऑफ NCERT, fetal hemoglobin as compared to maternal hemoglobin shows a shift towards left. और एक और क्वेश्चन, मैटरनल हीमोग्लोबिन विल शो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब ये 8-9 क्वेश्चन साइड पे रख दो। ठीक है, अब आता है अगले क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चन साइड पे कर दिया हमने, अब ये गिनो। ठीक है, रेडी? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, HN बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, एसिडिटी बढ़ा, DPG बढ़ा। DPG इज डाइफॉस्फोग्लिसरेटिक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है, इनके साथ ही जाएगा ना, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े और वो कम हो जाए। ये सारे फैक्टर्स भाई बंधु हैं, साथ ही रहेंगे, चिपके हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, HN बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, DPG बढ़ा, एसिडिटी बढ़ी, घटा तो सिर्फ pH, वो तो स्केल है। तो आप मुझे बताओ, जब जब ये सारे फैक्टर्स बढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट pH, तो ग्राफ का शिफ्ट किधर है? राइट। मेरे 12 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें मैंने सिर्फ ये पूछना है कि ओडीसी सो एंड सो कंडीशन में किधर शिफ्ट होगा। 12 क्वेश्चन, मैं क्लियर हूँ? 6 इधर के, 6 इधर के। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ। अभी मैं सिंगल सिंगल फैक्टर बोल रही हूँ, मैं 2 फैक्टर 3 फैक्टर लगा के तो ढेरों क्वेश्चन बना सकती हूँ, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि जब भी कोई फैक्टर बढ़ता है अदर देन pH तो राइट शिफ्ट। 12 क्वेश्चन सिर्फ शिफ्ट के। अगले 12 क्वेश्चन आएंगे कि अगर राइट शिफ्ट है तो P50 का ऊपर क्या इफेक्ट है, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो P50 पे क्या इफेक्ट है। तो वो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में P50 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आंसर है जब सब बढ़ेगा अदर देन pH तो P50 भी बढ़ेगा, घटेगा तो P50 भी कम होगा, क्योंकि आपके पास लेफ्ट शिफ्ट में P50 का वैल्यू क्या हो रहा है बताओ मुझे। P50 का वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट में कम हो रहा है। आप यहाँ पे बना के देख सकते हो, ये देखो, ये ना, ये देखो, यहाँ P50 40 हो गया तो यहाँ P50 आपका 15 के आसपास आया है, वैसे नॉर्मली 25 है। तो 12 क्वेश्चन P50 पे। अगले 12 क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम्ड है कि P50 का इन्वर्स रिलेशन है, तो 36 क्वेश्चन जब कंप्लीट होंगे वहाँ वो ये पूछेंगे कि अगर ये फैक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कैसे इन्फ्लुएंस होगा। तो सारी राइट शिफ्ट में बोल देना हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कम है और लेफ्ट शिफ्ट में बोल देना ज़्यादा है। 36 और 9 वो थे, 45 तो यही क्वेश्चन। फिर आपको पता है जब आपका ब्लड लंग्स में जाता है
आप वैसे तो ऐसे भी याद करा सकते हो, एल से लंग्स और एल से लेफ्ट शिफ्ट, पर समझ पर है आपको, क्योंकि एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, टेम्परेचर कम है, तो शिफ्ट कैसी होगी बताओ मुझे, लेफ्ट। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कैसी शिफ्ट होगी, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी आ गए आपको। आर्टीरियल ब्लड एज कंपेयर टू वीनस ब्लड, मान लो ये मैं 2 डायग्राम बनाए हूँ और आपसे बोलूँ एक आर्टीरियल है एक वीनस है, बताओ जी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा किस में होती है, वीनस, कम किस में होती है, आर्टीरियल। तो वो वहाँ पे आर्टीरियल ब्लड शोज अ शिफ्ट टुवर्ड्स, बोलो बोलो, लेफ्ट, एंड द वीनस ब्लड शोज अ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और आपको पता है आर्टीरियल ब्लड का पीएच कितना होता है, आर्टीरियल ब्लड का पीएच 7.4 होता है और वीनस ब्लड का पीएच होता है 7.36, और यहाँ आपने लिखा हुआ है पीएच कम। तो पूरे 50 क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। ये इतना सा कंसेप्ट है, अभी भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पेंडिंग है। जैसे मैं ये बोलूं कि राइट शिफ्ट क्या होता है, जैसे डेफिनेशन आ जाए, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच आयन ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज कॉल्ड बोहस इफेक्ट, ठीक है ना मस्त। तो इसमें अगर जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो तो कर ही नहीं पाएगा सॉल्व, जरा सा पढ़ा और आप रेडी हो फॉर द एग्जामिनेशन। और ये सिर्फ एमबीबीएस के गेट तक थोड़ी, ये तो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में भी सारा पढ़ना, वहां पे भी हेल्प आएगी हमारी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ग्राफ है, किसके बीच में, एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक तरफ परसेंटेज सैचुरेशन, ग्राफ की शेप कैसी है, सिग्मॉइड, किस कंडीशन में ग्राफ राइट में जाता है, जब सब कुछ बढ़ता है अदर देन पीएच, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और किधर आपका लेफ्ट साइड में जाता है जब सब कुछ कम होता है अदर देन पीएच। और क्या बोलोगे आप, राइट साइड में P50 बढ़ता है, लेफ्ट साइड में P50 कम होता है, और जब P50 बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की ताकत कम हो गई, उसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो टिश्यू के पास जाके वो ऑक्सीजन छोड़ता है और लंग्स के पास जाके ऑक्सीजन लेके आ जाता है, तुमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है जी। और 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। नीट में तो ये भी पूछा हुआ है कि वो 5 ml ही क्यों करता है, ज़्यादा क्यों नहीं करता, बिकॉज रेस्ट इज द रिजर्व फॉर द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में वो 3 गुना छोड़ सकता है 15 ml, ठीक है। तो ढेरों क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है जी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी समझ लिया आपने। अभी आप एक काम कीजिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी देख लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, थके तो नहीं, फिर से 1 मिनट बात कर लें, हाँ जी बच्चों, नीट पास है, वैसे थकना तो नहीं चाहिए, पर छोटे हो नन्हे मुन्ने हो, मुझे लगता है थक जाता है इंसान, है ना, तो थक गए तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, उसके बाद शुरू करते। मैं तो पानी पी रही हूँ बीच में, तुम भी कुछ पानी पी लो, तुम तो खा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करें स्टार्ट, तैयार, आयो गए हो बाहर तो आ जाओ वापस, छोटी छोटी ब्रेक्स हैं, बस थोड़ा सा ही और रह गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आप देखोगे बिल्कुल रेडी, मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस ये ध्यान से सुन लेना। और मैं बार बार कह रही हूँ कि दिल से पढ़ा रही हूँ, दिल से करना, ठीक है ना, बहुत 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 मेहनत से। एडमिशन कैसे नहीं होगा, अगर हमारे दिल में है ना, भी हमने ठान लिया है कि एडमिशन लेना है, अपना वो वाइट कोट, अपना वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज, सब कुछ साकार होगा, बस सोच अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, है ना भाई। तो तैयार हो, अब ऑक्सीजन वाले तो ढेरों क्वेश्चन थे, कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाओ। पता क्या होता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान, इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, ये आ जाता है मैक्सिमम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व है इन प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। और आपको मैं बता दूं कि 100 ml ब्लड डिलीवर करता है कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड,
और पता क्या है, इसमें वो पूछ लेते हैं जी 1 लीटर कितना करेगा। मेरे ख्याल से ऐसी कैलकुलेशन तो हमारे शेयर कर ही लेंगे। तो बताओ कितना, 40 ml है ना बच्चों। कोई पूछ ले 5 लीटर कितना करता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, हम इतने इंटेलिजेंट तो हैं। 200 ml, तो ये अपने ऐसे क्वेश्चंस भी रेडी, ठीक है ना। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, दिस इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद आया कुछ? दिस इज वन ऑफ द वेरी फास्ट एंजाइम। इसका कोफैक्टर होता है जिंक, ठीक है। ये ज्यादातर मिलता है हमें आरबीसी में, ट्रेसेस मिलते हैं इसके प्लाज्मा में। ये है मेरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और अब जो मैं बोलने वाली हूं ना, छाप लेना दिमाग पे, बोलूं? बड़े प्यार से समझना, बड़े ही प्यार से सुनो। ये टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कैटाबॉलिज्म के दौरान टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आती है ना, तो ये ऐसे होता है, वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा कार्बोनिक एसिड विच विल डिसोसिएट इनटू H आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। तो इस फॉर्मेट में जो ये रिएक्शन है ना, ये टिश्यू पे हो रही है। और बेटा इसका जो रिवर्स फॉर्मेट है ना, मतलब H आयन कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयंस, वैसे ना भी लिखती दोबारा, बट तुम छोटे हो तो मन करा कि दोबारा बता दूं। थक भी गए हो थोड़ा सा, बोल दो नहीं थके। चलो, है ना, ऐसे कहते रहना चाहिए भी नहीं थके, हमारे में एनर्जी बहुत अच्छी। तो ये होता है एल्वियोलर लेवल। तो इस तरह से जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। और फिर देख लो, मैं ये पूछ लूँ रिएक्शंस, ये सारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज मीडिएटेड है, तो इसको रट्टा नहीं लगाना ना, क्रैम करने का तो जैसे कुछ है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आया, टिश्यू में जब आएगा तो वो आगे जाके टिश्यू में समा जाएगा इस फॉर्म में। एल्वेलाई में जब जाएगा तो इस फॉर्म से एस्केप होगा, है ना। अब मैं एक्सेल कर रही हूँ तो मैं बाइकार्बोनेट आयंस थोड़े एक्सेल कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आ रहा है ना। तो ये इसी तरह से कंसेप्ट चलता है। डन। तो अब आप रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? अब नहीं दे रही मैं आपको ब्रेक, अब मैं क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। आप देखिए, ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है, करिए। ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्लड सर्कुलेशन की, इसमें A to D लेबल्ड है। आप मुझे बताइए कि कौन सा लेबल ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिखा, पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि लेबल्स है क्या। देखिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ी है ना तुमने, ये A क्या है बताओ मुझे, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। अब ये आपको दिखाया हुआ है हार्ट, लंग्स और ये हार्ट, इतना तो पता लग रहा है। तो लंग से ब्लड लेके कौन आता है, लंग से ब्लड लेके हार्ट के पास कौन आता है, पल्मरी आर्टरी आती है या पल्मरी वेन्स आती हैं। और ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, यहाँ से ब्लड लेके बॉडी को कौन जाती है, सिस्टेमिक आर्टरीज जाती हैं या सिस्टेमिक वेन्स। ऐसे लिखा, वैसे तो अयोटा लिख दो, डॉर्सल अयोटा लिख दो, सब चलेगा। ये क्या हो गई, वेन्स, जो ब्लड लेके वापस कहाँ तक जा रही है, हार्ट तक। और ये आपके पास ब्लड लेके जा रही है, ये है पल्मनरी आर्टरी। अब एटलीस्ट आपको मार्क तो है। अब देख लो, उन्होंने पूछा है जी, करेक्ट बताना है आपको। तो सबसे पहले ए एक पल्मनरी वेन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक पल्मनरी वेन है। और ये इम्प्योर ब्लड, पल्मनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। बी लिखा है पल्मनरी आर्टरी है, तो वो पल्मनरी आर्टरी नहीं है। सी लिखा है कि ये वीना कैवा है, सी वीना कैवा लिखा है ना, और वेन्स है, और ये ब्लड लेके जाती हैं बॉडी से राइट ऑरिकल में। और क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ PCO2 की वैल्यू आती है ना, देखो 45 है। डी डॉर्सल एयोर्टा लिखा है, डॉर्सल एयोर्टा तो है नहीं, तो ये सारे तीनों गलत थे, बस एक ही करेक्ट आंसर है, आपने कर लिया, है ना आसान। नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन देख के डर जाए। अब भी ये क्वेश्चन करो, ये भी आपका BYQ है। ये एक फिगर है, इसमें एल्वेलाई दिखाई हुई और आपसे पूछा हुआ है वही करेक्टली लेबल्ड पार्ट बताओ। तो देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको याद है ना कि इसमें ABCD क्या है। ए एल्वियोलर कैविटी है विच इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो सही, तो मुझे मिल ही गया, बट चलो अभी के लिए सारे देख लेते हैं।
बी कहते हैं आरबीसी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही मेनली ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसा तो नहीं, ऑक्सीजन को भी करती है। फिर सी को क्या लिखा है, आर्टीरियल कैपिलरी, और ये ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, ऐसा नहीं है ना, ये तो एल्वेलाई के पास है। और डी कहते हैं जी बेसमेंट सब्सटेंस को कह रहे हैं, कैपिलरी की वॉल है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। अब ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस का कोई डर नहीं है, आपको कंसेप्ट जो आ गए, आपको हमने स्ट्रॉन्ग जो बना दिया, एम्पावर्ड जो कर दिया। ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में कितने परसेंट होती है, 3%। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में 7%। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना आ गया, 20 to 25%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%। आंसर बना लो, बताओ जी क्या आंसर है इसका। फर्स्ट है ना, ए के साथ 4, बी के साथ 3 है ना, सी के साथ है 2 बिल्कुल, और डी के साथ है 1। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो लीजिए, आपने ये भी कर लिया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी आपको पढ़ा दिया हमने। अब ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपका एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, और इसमें आपने मुझे बताना है कि बी क्या रिप्रेजेंट करता है। ओडीसी लिखा हुआ है, ये दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इफ बी रिप्रेजेंट्स ओडीसी इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बताइए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा। उन्होंने बोला बी तो कौन सा ब्लड है, बोल ही दिया, बी तो कौन सा ब्लड है बताइए मुझे। इफ बी रिप्रेजेंट्स द ओडीसी इन ऑक्सीजनेटेड, बी ऑक्सीजनेटेड है जी, तो बताएं डीऑक्सीजनेटेड कहाँ होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड दिखाता है शिफ्ट टुवर्ड्स, बोलो बोलो, राइट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, सी, तो आंसर होगा 2। आर्टीरियल, ये मैंने आपको कहा तो था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक मिनट भी नहीं लगता इन क्वेश्चंस को, फ्री के मार्क्स हैं, समझ आ गया तो, नहीं समझ आया तो स्ट्रगलिंग। लीजिए, यहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये भी बता दीजिए 100 ml ब्लड में कहाँ आपके पास 20 ml ऑक्सीजन है, मतलब आपको ढूंढना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यही होगा जो या तो हार्ट पे आ रहा है या हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फटाफट से हो गया डी एंड बी। लीजिए बच्चा, आपका ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर है। अब आता है आपका कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन वाला पार्ट रह गया, बाकी मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज द ओनली पार्ट यू आर लेफ्ट विद, कराया जाए आपको। तो फिर से एक कुछ सेकंड्स की ब्रेक, कुछ सेकंड्स की बात, और फिर आगे देखो जी, चैप्टर नियरली खत्म है, मैक्सिमम 5 या 7 मिनट का चैप्टर बचा है, और आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए। रिविजन्स में भी रिविजन्स दिए मैंने आपको, है ना, एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर्ड है, जो जो मैंने बोला मेरी हर हर लाइन पे क्वेश्चन था, वो कंसेप्ट भी कराया, जिसको करते ही 50-60 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाते हैं। अब ये करना है, तो रेडी, ब्रेक तो नहीं चाहिए, अब खींच लें थोड़ा सा और। देखो, हमेशा ना जब भी पेपर पास होता है ना, तो हम अपने आप को पुश करते हैं। हर दिन अगर हम आपको अपने आप को थोड़ा और पुश करें, तो हम अपने गोल के थोड़ा एक स्टेप और पास पहुंच जाते हैं। यही तो फर्क होता है अचीवर्स में और एस्पिरेंट्स में, है ना। एस्पिरेंट्स तो सारे भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती कि हम सब करेंगे सब करेंगे। कामयाबी के लिए कुछ क्वालिटीज तो चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने अंदर वो क्वालिटीज लाने की कोशिश करो, थोड़ी सी छोटी सी एफर्ट। अच्छा बच्चों, रेगुलेशन पे आ जाओ। ओके, जो आपका रेगुलेशन है ना, इसका ब्रीदिंग का रेगुलेशन, वो 2 तरह का है। एक होता है केमिकल रेगुलेशन, एक होता है नर्वस रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन में आपके पास 2 जगह पे सेंटर्स हैं, एक मेडुला में, एक पोन्स में। मेडुला में जो सेंटर है उसे आप कहते हो, आप बोल सकते हो उसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या एज पर योर एनसीईआरटी रिदम सेंटर। और पोन्स वेरोलाई में आपके पास होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है जी, ये 2 सेंटर्स। अब मैं आपको कराने लगी हूँ, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, फिर एक काम करो, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके मेरी बातों को घुसने दो दिमाग में, ठीक है, बहुत मजा आएगा। मैंने बोला 5 मिनट भी और नहीं लगने, ठीक है, कंसेप्ट बनाने लगी हूँ, सुनो। ऐसा होता है कि जो नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग है ना, वो तो मेडुला ही संभाल लेता है, ये जो आपका रिदम सेंटर है। इसने क्या करना है, 2 सेकेंड्स के लिए देना है मैसेज इंस्पिरेशन के लिए, और 3 सेकेंड के लिए चुप बैठना है। तो 2 सेकेंड के लिए हुआ इंस्पिरेशन, और 3 के लिए अपने आप हो गया एक्सपिरेशन, और इस तरह से ये रिदम सेंटर है। तो रिदम सेंटर कभी भी आए कहाँ है, मेडुला में। अब एक ये है पोन्स वेरोलाई में न्यूमोटेक्सिक सेंटर,
ये होता है, इट कंट्रोल्स द स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। ये भी क्वेश्चन है जी, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। जब जब ये इसको मैसेज देगा ना तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाएगा, फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन भी कम हो जाएगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, उसने नॉर्मल रिदम को मेंटेन करना है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जी उसके पास जाते हैं और उसको मैसेज देते हैं कि भाई साहब आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाओ और इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करो। हो गया, डन। तो which is the switch of point for which is the control for the which is the switch of point for inspiration, तो आप बोलोगे कौन है जी, पोन्स वेरोलाए में न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि आपकी बॉडी में केमिकल रेगुलेशन भी है, उसके लिए एक सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में हैं, और आपके पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं जो कि अयोटा में हैं और जो कि कैरोटिड बॉडी में है। याद रखिएगा, इन्हें पेरिफेरल रिसेप्टर्स कहते हैं। ये तीनों ही रिसेप्टर्स हैं, माना ये भी मेडुला में है, बट ये मेडुला में दो अलग चीजें, दैट इज अ रिदम सेंटर इन मेडुला एंड दिस इज द कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला। उसका वो अलग चीज है, ये अलग है। पहले तो ये बताओ, क्लियर? फिर से सुन लो, ये ना, ये देखो, ये कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्लड को दिमाग तक लेके जाती है ना ऊपर, तो वहां तक जाता है कैरोटिड आर्टरी से। कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडी बड़ी है और अयोटा में अयोटिक बॉडी बड़ी है। जब जब आपके आर्टीरियल ब्लड में, देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगी हूं, जब जब आपके आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, एच आयन बढ़ता है, तो ये इनको मैसेज मिल जाता है कैरोटिड बॉडी को, एयोटिक बॉडी को, ये सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया को, तो ये फट से मैसेज लेके यहाँ पहुंच जाते हैं दोनों, ये भी और ये भी, रिदम सेंटर को कि रेमेडियल एक्शन करो, और वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की कमी होने का इफेक्ट इन पे तो जीरो है, ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, जीरो। इसके ऊपर थोड़ा सा है, थोड़ा सा, पर ऑक्सीजन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में ज्यादा रोल नहीं करता। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, एच का रोल है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी क्वेरी, आप ये कहना चाहते हो कि मैम ऑक्सीजन कम तो हो रही है, पर वो इफेक्ट नहीं डाल रही, उसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो रहा है, एच के बढ़ने से हो रहा है, बट ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो रहा। तो आपका कंट्रोल फिनिश भी हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, एक बार रिवाइज कर लो। अच्छा सा प्यारा सा छुटकू सा कंसेप्ट है, हर साल क्वेश्चन आ जाता है भाग भाग के, तो करना तो चाहिए। क्या बोला मैंने कि रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, वो नॉर्मल रिदम को मेंटेन करता है, न्यूमोटैक्सिक इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है। दूसरी तरफ जो कीमोसेंसिटिव है रिसेप्टर्स, वो तीनों ही रिसेप्टर्स, दो पेरिफेरल एक सेंट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, एच के बढ़ने से स्टिमुलेट होते हैं, रेमेडियल एक्शन के लिए मैसेज भेजते हैं मेडुला को, और वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन का कंट्रोल में अच्छा रोल नहीं है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इन पे तो जीरो, इस पे थोड़ा सा, बट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल नहीं है। ठीक है जी, गला दुख रहा है मेरा। अब आप ये क्वेश्चंस भी करिए, दोनों क्वेश्चंस। ये देखो, ये भी नीट का PYQ है कि अगर आपने अपने ब्रेथ को होल्ड किया, मैंने शुरू में कराया था ना, अनईजी हुए थे ना, एकदम आता है भाई सांस लें, है ना, तो वो कौन सा चेंज है आपकी बॉडी में जो आपको कहता है कि भैया सांस लो, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ना कि ऑक्सीजन का कम होना। हाँ, हो तो रहा है ऑक्सीजन कम, पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर 3 था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर हुआ ना? क्या बोला मैंने कि जब जब आपके अंदर आपने सांस रोका है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, पर ऑक्सीजन का कम होना अर्ज के लिए स्टिमुलस नहीं है। अगला भी देख लो, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि एक स्पेशलाइज सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसे रिदम सेंटर कहते हैं, वो प्राइमरीली रेगुलेशन के लिए सही है। फिर दूसरा है कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया है उसके एडजेसेंट और वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टेटमेंट हमारी पहली वाली तो करेक्ट है, बट दूसरी वाली इनकरेक्ट है। दैट इज इट, थैंक यू। ये तो हो गया। अच्छा, आप पता क्या हुआ, वैसे तो चैप्टर मेन तो हो गया,
पर आपको बताऊं, मैंने देखा 2014, 2015, मतलब इनके ऊपर ही ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट लगता है, घड़ी देख के 1 मिनट, और आपका ये वाला पार्ट भी कवर, और आपको भी इसमें मुश्किल ही नहीं आनी चाहिए। देखो डिसऑर्डर्स हैं इस चैप्टर के, एनसीईआरटी ने 3 दिए हैं। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स होता है, उसकी वजह से वीजिंग साउंड आती है, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल आता है, इसे एस्थमा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एस्थमा। एक डिजीज होती है उसे एम्फाइसीमा कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो स्मोकर्स में बहुत प्रेवलेंट है, पीपल हु वर्क इन स्मोकी किचन। ये इसलिए होता है बिकॉज इसमें वॉल सेपरेटिंग एल्वेलाई डैमेज हो जाता है। सुनो, आई समझ? ये सुनो भाई, एंड में पहुंच गए हैं, एक्साइट नहीं होना, थोड़ा 1 मिनट लगा लो, उठना मत, फटाफट से इसे लर्न कर लो, बहुत आसान है और बहुत आता है। एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, ये उन लोगों में बहुत प्रेवलेंट होती हैं जो कि स्मोकी किचन्स में काम करते हैं, नहीं जो कि उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या स्टोन ग्राइंडिंग होती है, या वहाँ काम करते हैं, यहाँ एस्बेस्टोस बहुत यूज़ होता है, सिलिका बहुत यूज़ होता है। इन बीमारियों को कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। इसमें आपने नाम सुने हुए, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये नाम है। और शायद न्यूमोकोनियोसिस नहीं, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस बड़ा सा नाम है बट कर लेना याद, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो ये है आपके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और इनका ना सीक्वेंस भी है, मैं कराती हूँ लर्न। पहले इन्फ्लामेशन तो तीनों में ही है, वैसे आपको बता दूँ, इसमें पहले इन्फ्लामेशन होता है, फिर फाइब्रोसिस लीडिंग टू द सीरियस लंग डैमेज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो बेचारे वर्कर्स जो स्टोन माइंस में काम करते हैं, सिलिका वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो मास्क वगैरह यूज़ करें, छुट्टी लें, चेकअप कराएं, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्मोकर्स को स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वॉल सेपरेटिंग एल्वेलाई डैमेज हो जाती है। अच्छा, बायोटेक का एक क्वेश्चन याद है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, आ गया याद? आ गया तो बहुत बढ़िया, एम्फाइसीमा। ये एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है जी, तो ये हो गए डिसऑर्डर। पहला एलर्जी है, उसमें ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन है, बीच में वीजिंग है। एम्फाइसीमा स्मोकर्स में है, उसमें वॉल सेपरेटिंग एल्वेलाई डैमेज हो जाता है। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में पहले इन्फ्लामेशन, फिर फाइब्रोसिस, और फिर सीरियस लंग डैमेज। लॉजिक क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहले यहाँ से देखते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आया, आपने आंसर पिक कर दिया। ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग, एस्थमा, एल्वियोलर का वॉल हुआ डैमेज, एम्फाइसीमा। तो बताओ फिर आंसर क्या है? पहले ही बन गया, ए के साथ 2, बी के साथ 3 और सी के साथ 1, दैट इज इट। देखा बेटा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पूरा पढ़ लिया, ये सुनो, बिल्कुल कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रैप अप कर दिया मैंने, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, हम चाहें, हम हिम्मत करें तो हम कम से कम टाइम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो सीख तो यही है कि आप अपनी हर ब्रेथ के साथ अपना एक बेटर वर्जन लेके आओ, है ना। आपने सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आपने एल्वेलाई पढ़ा, लंग्स पढ़ा, आपने साइंस ऑफ लाइफ पढ़ी, है ना। ये सुनो, आपने ये देखा भी किस तरह से हम लोग ब्रीथ करते हैं, किस तरह से हम सरवाइव करते हैं। और मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान करे आप अच्छे से मेडिकल कॉलेज पे पहुँचो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे अच्छे डिसीजंस लो, लाखों लोगों की लाइफ सेव करो, है ना। पर हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाना, हर दिन मेहनत करना। पांच चीज़ें तो कभी मत भूलना। नंबर 1, फोकस रहना, कॉन्फिडेंट रहना, हमेशा डिसिप्लिन रहना, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने ऊपर विश्वास करना कि वी कैन डू, मैंने पहले भी बताया था। और अपनी हर ब्रेथ के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, बाय बाय।